हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंट। अब अपनी लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रेशियो एनालिसिस चैप्टर को, और रेशियो एनालिसिस में हमने सारे फॉर्मूले जितने भी थे उन सारे फॉर्मूलों को समझ लिया था कि किस फॉर्मूले में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। और किस तरीके से हम फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 2 से 3 फॉर्मूले बस हमें याद करने पड़ रहे थे, बाकी सब तो हम लॉजिक से कर ले रहे थे। एज द नेम सजेस्ट, द लॉजिकल अकाउंट है। तो आज की क्लास में वो हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम उन फॉर्मूले में जो जो टर्म्स यूज हो रहे थे उन टर्म्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ आज की क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। और आज की वीडियो में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा पहला ग्रुप ऑफ रेशियो है वो हमारा लिक्विडिटी रेशियो, राइट। और लिक्विडिटी रेशियो में सर 2 रेशियो आते थे, एक करंट रेशियो आता था बाबू और एक क्या आता था, क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता था क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट किस तरीके से निकलती थी, तो अगर हम करंट एसेट में से 3 चीजों को माइनस कर दें, एक इन्वेंट्री, एक प्रीपेड एक्सपेंस और एक एडवांस टैक्स, तो हमारा क्या निकल के आ जाता था, क्विक एसेट। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, राइट। अब सुनो, इसमें से बाबू हमें समझना क्या है, ये करंट एसेट कैसे निकलेगा, करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्विक एसेट हमने समझ लिया है, क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी तो सेम ही, यानी इन शॉर्ट हमको 2 चीजें समझनी है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आती है, राइट। तो हमने अपनी बैलेंस शीट वाले वीडियो में देखा था, देखो यहाँ पे जो ये फॉर्मेट है सेम टू सेम चीजें आती हैं। तो पहले बात कर लेते हैं करंट एसेट की। तो देखो यहाँ पे बैलेंस शीट के हिसाब से करंट एसेट में क्या क्या चीजें आती है, राइट। तो एक एक करके इन्हीं पे बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है बाबू वो है करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट हमारा करंट एसेट का पार्ट होता है। दूसरी चीज दी है फॉर्मेट पे इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री भी हमारा करंट एसेट का पार्ट होगा, बट लूज टूल और स्पेयर पार्ट भले ही ये इन्वेंट्री में आते हैं पर इसे हम करंट एसेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है बाबू ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आती हैं, डेटर और बीआर। पर अगर तुम ध्यान दो, यहाँ मैंने डेटर नहीं लिखा, मैंने लिखा है नेट डेटर। नेट डेटर का क्या मतलब है, नेट डेटर का मतलब है कि अगर कोई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दिया है क्वेश्चन में, तो आप पहले उसको डेटर से माइनस करोगे और उसके बाद नेट डेटर को करंट एसेट में इंक्लूड करोगे, राइट। फिर इसके बाद से वो अगला पॉइंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कैश और बैंक बैलेंस। और इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है, जो तुमको रेयरली शायद ही किसी भी क्वेश्चन में मिल जाए, राइट। तो ये चीज़ मिलती नहीं, इसलिए इसको मैंने यहाँ समरी में लिखा नहीं है। बट स्टिल अगर तुमको ये शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस मिलेगा तो इसी नाम से मिलेगा। तो अगर मिलता है तो ऐड करना, नहीं मिलता है तो छोड़ देना। जनरली मिलेगा नहीं, 99.99% क्वेश्चन में ये नहीं मिलेगा, 100% क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या होगा, अदर करेंट एसेट। और अदर करेंट एसेट से रिलेटेड तुम सिर्फ 3 नाम याद रखना, तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम जो हमने कमा लिया लेकिन मिला नहीं, और एडवांस टैक्स, राइट। तो अगर मैं तुम्हें समरी बताऊं तो सिर्फ ये इतनी चीजें हैं जो तुमको करंट एसेट में याद रखनी है और जो करंट एसेट का पार्ट बनेगी, राइट। अब बात कर लेते हैं बाबू दूसरी चीज होती है करंट लायबिलिटी। देखो करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आती है, अगर हम अपने फॉर्मेट के हिसाब से चले तो करंट लायबिलिटी में 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बाबू, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी ऐसा लोन जो कम टाइम के लिए दिया गया हो, ठीक है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्वेश्चन तुमको क्या दे सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे सकता है। तो ये याद रखना कि बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट होता है। दूसरा पॉइंट है बाबू ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल में 2 चीजें आती है, एक क्रेडिटर और दूसरा क्या आता है बाबू हमारा बिल्स पेबल, राइट। इसके बाद है बाबू अदर करेंट लायबिलिटी। और अदर करेंट लायबिलिटी में सिर्फ तुम 2 नाम याद रखना, काफी होंगे। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेरे बाय मिस्टेक लिख दिया, ये सैलरी नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। मतलब किसी भी टाइप का अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो हमारे किस में आता है, करंट लायबिलिटी में ही आता है, ठीक है। और एक और चीज आती है बाबू अनअक्रूड इनकम, जिसे आप अनअर्न्ड इनकम के नाम से भी जानते हैं, यानी ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं थी फिर भी हमें एडवांस में मिल गई, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी बन जाती है। अब लास्ट पॉइंट हमारे फॉर्मेट के हिसाब से क्या है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो इसमें सिर्फ एक नाम काफी होगा तुम्हारे लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये करंट लायबिलिटी की समरी है। इतनी चीजें मैक्स टू मैक्स तुम्हें किसी क्वेश्चन में दिख सकती हैं। तो अगर तुम्हें इतनी चीजें दिख रही है तो उसको तुम करंट लायबिलिटी में इंक्लूड करोगे, राइट। तो सिर्फ 2 ही चीजें हमें समझनी थी लिक्विडिटी रेशियो में, एक करंट एसेट में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटी में क्या आता है, राइट। तो बाबू ये क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले रेशियो की तरफ जो कि हमारा क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो, राइट। ओके, देखो सॉल्वेंसी रेशियो में 4 रेशियो हमने पढ़े थे कल। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो,
प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला याद करना बड़ा सिंपल था। डेप्ट इक्विटी मींस डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट टू टोटल एसेट, डेप्ट अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी बना है प्रोप्राइटर से, जिसका मतलब होता है ओनर यानी कि इक्विटी, और नीचे क्या लेंगे पिछले वाले से उधार यानी कि टोटल एसेट। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें याद करना था, जिसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से टर्म यूज हो रहे हैं और क्या क्या हमें समझना है। तो पहले तो हमें डेप्ट और इक्विटी समझना है कि डेप्ट और इक्विटी क्या होता है। फिर यहाँ पे भी डेप्ट है वो हमने हाईलाइट कर लिया। और फिर हमें समझना है टोटल एसेट क्या होता है, या इक्विटी टोटल एसेट सेम ही चीज़ आ रही। और फिर हमें समझना है EBIT और फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, यानी जो हाईलाइटेड पार्ट है बस वही हमें समझना है, बाकी सब तो सेम ही है। यानी हमें समझना है डेप्ट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, टोटल एसेट क्या होता है बाबू, और EBIT और फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस क्या क्या है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। अब देखो एक तुम्हें छोटा सा ट्रिक बताते हैं। अगर तुम्हें ये याद है ना, ये छोटी वाली बैलेंस शीट, इसको हम नाम देते हैं इत्तू सी बैलेंस शीट। तो ये इत्तू सी बैलेंस शीट अगर तुम्हारे माइंड में सेट है ना, ये फिगर तुम्हारे माइंड में फिट है, तो तुम एग्जाम में सारे फॉर्मूलेज खुद बना सकते हो। ठीक है, और ये बड़ा सिंपल है, कुछ नया नहीं है, बस शॉर्ट में मैंने लिख दिया हुआ है। तो देखो एसेट साइड पे हमें पता है बाबू दो चीजें आती हैं, एक हमारा आता है नॉन करेंट एसेट और दूसरा आता है करेंट एसेट। और इन्हीं दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे क्या बन जाता है, टोटल एसेट। यानी पहली चीज तो तुमको क्लियर हो गई कि टोटल एसेट में क्या होता है सर, दो चीजें आती है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। ये चीज समझ गए। दूसरा तो ये हो गया। अब लाइबिलिटी साइड पे क्या आता है वो, तो लाइबिलिटी साइड पे तीन चीजें आती है, एक हमारा आता है इक्विटी, दूसरा आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी और तीसरा आता है करेंट लाइबिलिटी। और इन तीनों को ऐड कर देते तो हमारा क्या बन जाता है, टोटल लाइबिलिटी। ठीक, अब सुनो देखो, इक्विटी का बाबू एक और नाम होता है हमारा, इक्विटी को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है बाबू, वो नाम है सर शेयर होल्डर फंड। यानी शेयर होल्डर फंड को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। और तुम्हें तो पता ही होगा कि शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी में दो चीजें आती है बाबू, एक हमारा आता है शेयर कैपिटल और दूसरा हमारा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो इन्हीं दो चीजों को अगर हम ऐड कर दे तो हमारी इक्विटी बन जाएगी। लेकिन शेयर कैपिटल में भी तुमको पता है कि दो टाइप की शेयर कैपिटल होती है, एक होती है वो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रिजर्व का मतलब क्या है, रिजर्व का मतलब है जितने भी रिजर्व्स हमारे होते हैं वो सारे रिजर्व। और एस मीन सरप्लस में क्या चीजें आती है, सरप्लस का मतलब होता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो अगर हम एक शॉर्ट में समराइज करना चाहें कि इक्विटी में सर क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी, तो इक्विटी में बाबू देखो हमारा आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। दूसरा हमारा आ जाएगा बाबू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, ये भी हमारे इसी का पार्ट होता है। तो शेयर कैपिटल हो गई। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व का मतलब है ऑन रिजर्व, और इसमें एक पॉइंट पे क्वेश्चन तुमको ट्रिक कर सकता है, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये बात याद रखना कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या होता है, एक टाइप का रिजर्व ही होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सारे रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब ये पॉजिटिव बैलेंस हो तो ऐड होता है और निगेटिव बैलेंस हो तो माइनस होता है। ठीक है, चलो तो टोटल एसेट क्लियर हो गई सर, इक्विटी भी क्लियर हो गई। अब बचा है डेप्ट। डेप्ट क्या है वो समझने से पहले एक चीज और समझो, ये जो नॉन करेंट लायबिलिटी होती है ना बापू, इसी को हम बोलते हैं डेप्ट। ठीक है, और एक चीज, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी इन दोनों को एज अ टोटल हम बोलते हैं बाबू टोटल डेप्ट। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी को हम टोटल डेप्ट बोलते हैं, और नॉन करेंट लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, डेप्ट बोलते हैं। ठीक है, अब डेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो डेप्ट में मतलब होता है सर नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें हमें दो चीजें ऐड करनी होती है, एक होता है वो LTB प्लस दूसरा होता है LTP, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, ये चीज तुम्हें क्लियर हो रही है। चलो अब एक चीज और समझ लेते हैं, इसको भी मैं शॉर्ट में तुम्हारे लिए समराइज कर देता हूँ। वेट अ मिनट, इस स्पेस को थोड़ा सा फ्री कर लेते हैं ताकि चीजें हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो नॉन हाँ, इक्विटी में तुम्हें बता दिया कि इक्विटी में आता है बाबू ये सारी चीजें, और टोटल एसेट भी मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है कि टोटल एसेट में दो चीजें आती है बाबू, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। अब बचा है डेप्ट बस। तो डेप्ट मैंने बताया, डेप्ट का मतलब होता है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या चीजें आती है, जैसे अगर डिवेंचर दिया है तो ये लॉन्ग टर्म का लोन है,
बैंक लोन दिया तो ये भी हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट दिया है तो ये भी तुम्हारा किस में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही आएगा। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में सिर्फ एक नाम याद रखना काफी है, वो है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट किस में आता है, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है। यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जिसके लिए तुम्हें ये चार चीजें याद रखने की जरूरत है, बैंक लोन, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। इसी तरीके से टोटल एसेट में दो चीजें आती हैं, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, तो ये भी चीज क्लियर होगी। फिर बचा आपको इक्विटी, और इक्विटी में क्या आता है, वो इक्विटी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, और लास्ट पॉइंट क्या है, बैलेंस इन पीएल। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं लास्ट थिंग जो हमें समझनी है सॉल्वेंसी रेशियो में, वो हमारे बाबू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में सर जो ईबीआईटी और फिक्स इंटरेस्ट चार्ज यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब है। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में ही बता दिया था। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि ये जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है ना, बैंक लोन, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, इस पे कितने रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का क्या, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। तो सपोज करो तुम्हें डिवेंचर दिए 5 लाख की, जिसपे रेट है 9%, तो 5 लाख का 9% यानी कि 45,000 मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ऐसे सपोज करो बैंक लोन दिया 2 लाख रुपए का, जिसके 10% है, तो 2 लाख का 10% यानी 20,000 भी मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन में तुम्हें लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिए यानी डिवेंचर, बैंक लोन, उन सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और सबको एडअप कर देते हैं, वही हमारा बन जाता है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब बचा गया सर ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसका मतलब होता है वो प्रॉफिट जिसमें से अभी ना तो इंटरेस्ट माइनस हुआ है और ना ही टैक्स माइनस हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में और ईबीआईटी के बारे में और डिटेल में हमने बात की है, वो चीज़ तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब तुम इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो अगर तुमने नहीं सॉल्व किया है तो वीडियोस पे बनी हुई है, वहां से तुम जाके रेशियो के क्वेश्चन देख सकते हो और इसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हो, राइट। चाहिए तो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो में जितने भी टर्म्स यूज हो रहे थे वो भी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट ग्रुप ऑफ रेशियो की तरफ, जिसका नाम है बाबू एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो बाबू हमारे 4 रेशियो आते थे, आईटीआर, टीआरटीआर, टीपीटीआर और डब्ल्यूसीटीआर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीव टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला सबका तुम्हारे सामने कल ही हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूले याद करने का तरीका जो था वो भी हमने डिस्कस किए थे, राइट। तो अब समझते हैं इसमें क्या क्या समझना है। पहले बात कर लेते हैं बाबू ये जो एवरेज वर्ड यूज हो रहा है इसकी, या हाँ एवरेज की बात कर लेते हैं। जैसे एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज ट्रेड रिसीव, एवरेज ट्रेड पेबल, ये सब निकलता है कैसे, बड़ा सिंपल है। एवरेज निकालने का तरीका आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 कर देना, तुम्हारा एवरेज आ जाएगा। यानी अगर मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालना है तो मेरा फॉर्मूला होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। अगर मुझे एवरेज ट्रेड पेबल निकालना है तो क्या होगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर मुझे एवरेज ट्रेड रिसीव निकालना है तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीव प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीव डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई तुम्हें कि ये एवरेज टीआर, एवरेज टीपी और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, राइट। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है ये हमने लिक्विडिटी में समझा था, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है। चलिए अब एक चीज और बची, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या बचा बाबू, अब बचा क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स। तो एक बात अपने माइंड में हमेशा रखना जब भी एक्टिविटी के क्वेश्चन सॉल्व करना, वो ये है कि अगर कभी भी हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स ले रहे हैं, ना सिर्फ इस फॉर्मूले में बल्कि अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर के किसी भी फॉर्मूले में, जब भी हम सेल्स पाएंगे, क्रेडिट सेल पाएंगे या क्रेडिट परचेज पाएंगे किसी भी फॉर्मूले में, तो ये सेल्स, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज विल ऑलवेज टेक इट एज अ नेट अमाउंट। नेट अमाउंट का क्या मतलब है, एनी रिलेटेड रिटर्न शुड बी डिडक्टेड। मतलब क्या है कि अगर मान लो हमें सेल्स चाहिए, तो अगर क्वेश्चन में कोई रिलेटेड रिटर्न दिया है यानी इन शॉर्ट सेल्स रिटर्न दिया है, तो आप सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करना और जो नेट सेल आएगी उसको आप यहाँ पे लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह, राइट। ऐसे ही सपोज करो हमें क्रेडिट परचेज निकालना है किसी क्वेश्चन में और साथ ही उस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी दिया है, तो आप पहले क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करोगे और उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज लिखोगे।
इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, रिटर्न शुड बी डिडक्टेड। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कभी भी अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में कहीं पे भी सेल या क्रेडिट सेल या परचेज या क्रेडिट परचेज अगर कहीं पे भी यूज होता है तो वो हमेशा नेट अमाउंट में यूज होता है, यानी रिलेटेड रिटर्न्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस। अब सारी चीजें क्लियर होगी, बचा है सिर्फ एक चीज, वो है बाबू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो किसी भी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाबू 3 तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। तीनों तरीका क्या है, एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले छुटकू सा फॉर्मूला, छुटकू फॉर्मूला क्या कहता है कि सर अपने सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को आप माइनस कर देंगे, आपका कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी प्यार से बुलाना चाहो तो वो निकल जाएगा, राइट। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका तुमने क्लास 11th में सीखा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, सीखा था, मैंने बोला है क्या, शायद, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने क्लास 11th में सीखा था और इसका फॉर्मूला होता है बाबू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये भी चीज क्लियर हो गई, ये क्लियर होगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने का एक तीसरा तरीका भी होता है। 2 तरीके हमने सीखे, फर्स्ट सेकेंड, अब थर्ड पे बात कर लेते हैं। थर्ड वाला हमारा बेस्ड है बाबू न्यू पीएल पे। तो अगर तुम न्यू पीएल का फॉर्मेट तुम्हें याद हो तो एक्सपेंस साइड में हम लिखते थे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर हमें न्यू पीएल की हेल्प से अगर हमें सीओजीएस की जरूरत है तो हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंस साइड में शुरू का 3 और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को लेना है, हमारा सीओजीएस आ जाएगा। यानी एक्सपेंस साइड में शुरू का 3 क्या होता है न्यू पीएल में, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नेक्स्ट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और नेक्स्ट चेंज इन इन्वेंट्री। तो न्यू पीएल में शुरू का 3 और उसमें ऐड क्या करते हैं अब हम, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस मिलेगा कैसे न्यू पीएल में, तो न्यू पीएल में डायरेक्ट एक्सपेंस नीचे 4 पॉइंट और लिखे होते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंस। तो तुम्हें याद रखना है जो पहला वाला होता है यानी एम्प्लॉय बेनिफिट और जो आखिरी वाला होता है यानी अदर एक्सपेंस, उसी के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस छुपा होता है। वो कैसे पता चलेगा, जब तुम उसके नोट नंबर, अगर उसके आगे नोट नंबर लिखा है तो जब तुम उस नोट नंबर में जाओगे तो तुम्हें वहां दिख जाएगा क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के आगे लिखा है नोट नंबर 1 और हम नोट नंबर 1 में जाते हैं, उसमें लिखा है 2 चीज, सैलरी और वेजेस, तो वेजेस मेरा डायरेक्ट है और सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट। समरी क्या है सर कि न्यू पीएल के हिसाब से सीओजीएस कैसे निकलता है, एक्सपेंस में शुरू का 3 और उसमें ऐड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मिलता क्या है सर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस के नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, क्लियर हो गया, गुड। तो ये 3 तरीके थे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने के। अब क्वेश्चन ये है कि सर किस क्वेश्चन में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होना चाहिए सीओजीएस निकालने के लिए, तो बाबू वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में। अगर किसी क्वेश्चन में तुमको जीपी का रेट दिया हुआ है कि जीपी 20% है 30% है तो समझ जाना पहला वाला लगेगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये वाली इंफॉर्मेशन तुमको परचेज वगैरह दिख रही तो समझ जाना दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर किसी क्वेश्चन में नया वाला पीएल यानी कंपनी का पीएल बना के दिया हुआ है तो यहाँ पे तीसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो 3 फॉर्मूले होते, एक छोटू सा फॉर्मूला, दूसरा ओल्ड पीएल के हिसाब से और तीसरा न्यू पीएल के हिसाब से। जिस क्वेश्चन में जैसे इंफॉर्मेशन रहेगी वहां पे वैसी चीजें यूज करेंगे। एंड विद दिस आवर एक्टिविटी रेशियो के सारे पॉइंट भी हो गए खत्म। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट ग्रुप ऑफ रेशियो की तरफ जो है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बट सर ये तो आपने बताया नहीं सर कि ये कैसे पता करेंगे कि क्या डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी जब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या ऐड करना और क्या छोड़ना है। तो देखो यहाँ बता देते हैं। अब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बड़ा सिंपल सा डिफरेंस होता है। अगर कोई भी खर्चा तुम्हें लग रहा है कि फैक्ट्री या प्रोडक्शन का है तो उसको डायरेक्ट मानना, अगर वो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन का है तो उसको इनडायरेक्ट माने। इसी तरीके से अगर कोई खर्चा परचेज का है तो डायरेक्ट और सेल का है तो इनडायरेक्ट, राइट। आइए प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अब टोटल हमारे 7 रेशियो थे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो जिसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो में बोलते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इन्हीं के बारे में बात करनी है। हम देखो सीखना क्या क्या है इन सब में। देखो सेल तुम पहले से जानते हो, हमें समझना है जीपी कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा,
EBIT मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, वहाँ पे यूज़ हो रहा था। अच्छा एक चीज़ और, ये पहले भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है लेकिन फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे अगर तुम अपनी बुक में देखोगे तो EBIT नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मैंने पहले ही बताया कि वो चीज़ और EBIT सेम ही होता है। और EBIT कैसे निकलता है ये तुम EBIT के क्वेश्चन यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशो के क्वेश्चन देखोगे या ROI के क्वेश्चन देखोगे तो मैं और बेटर तरीके से क्लियर हो गई, तो इसको तब के लिए छोड़ दो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ जाओ कि EBIT का मतलब होता है वो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, तो और क्या सीखना है, GP ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेट प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है सर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो बताने वाली चीज़ है नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा। MPS कैसे निकलता है सर, मार्केट प्राइस पर शेयर, तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी बाबू क्वेश्चन में दिया रहता है, तो इसको भी मैं हाईलाइट पार्ट से हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये हाईलाइट नहीं हट रहा, बाकी समझ जा रहा है, वाह वाह, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, और EPS तो ये वाला फॉर्मूला, अरे सर 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 पर्दा हट गया सर, और EPS तो बाबू यहाँ तुमने सीखा ही है। तो जो हाईलाइटेड पार्ट है बस वही हमें सीखना है, एक एक करके बात कर लेते हैं, लेकिन पहले जो आसान चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, बड़ा सिंपल है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है डेप्ट प्लस इक्विटी, और डेप्ट प्लस इक्विटी ये सब क्या चीज़ें होती हैं, वो इतनी सी बैलेंस शीट जो तुमने सॉल्वेंसी में सीखी है उससे तुम्हें क्लियर होगा कि इक्विटी का मतलब होता है सर शेयर होल्डर फंड यानी कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, और डेप्ट का मतलब होता है सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। हमेशा याद रखना कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन में सिर्फ एक चीज़ तुम्हें मिलती है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सर जितने भी लंबे समय वाले लोन हैं जैसे डिवेंचर, बैंक लोन एक्सेट्रा, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्लियर हो गया। सुनो बाबू दूसरी चीज़ समझ लेते, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी क्या है, तो ये वाला वर्किंग नोट देख लो। देखो जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से बाबू सबसे पहले हम माइनस करते हैं इस आई को, तो जब आई निकलता तो बचता क्या है EBT, तो EBT बचा, तो EBT आया मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से ये टैक्स भी माइनस होगा तो EB नहीं बचेगा, उसको EB मत बोल दिया, उसको बोलते हैं बाबू अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से एक चीज और हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड, तब जो अमाउंट आता है उसे बोला जाता है बाबू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। और अब तुम्हें ये भी समझ में आया होगा कि EBIT की जगह मैंने क्यों बोला है कि तुम्हारी बुक में दिया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि जाहिर सी बात है सर EBIT वो अमाउंट है जिसमें से ना तो अभी इंटरेस्ट माइनस हुआ, ना तो अभी टैक्स माइनस हुआ, और ना तो अभी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हुआ, राइट। चलिए, तो आई सपोज ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसका लॉजिक क्या है, बुक में ये क्यों अलग नाम से दिया हुआ है, बस शॉर्ट में तुम्हें याद रहे इसलिए मैंने EBIT लिया है, राइट। और एक बार प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी आया सर तो उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करता है तो EPS आ जाता है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई। मार्केट प्राइस पर शेयर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन में दिया रहता है, गुड। अब हमें सीखना सर है बस ये चीज़ कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट ये निकलता कैसे। पर इसको समझने से पहले जैसे तुमने इतनी सी बैलेंस शीट याद की ना, वैसे ये वाला PL थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो ये जो PL तुमको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में कोई नया PL नहीं, ये तुम्हारा क्लास 11th वाला ही PL है, बस मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया है। देखो डेबिट में क्या आता था क्लास 11 में, तुम्हें याद होगा सर ओपनिंग स्टॉक, इधर क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में परचेज, क्रेडिट में सेल, और जितने डायरेक्ट एक्सपेंस थे वो सब ट्रेडिंग के अंदर आ जाते थे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते थे PL में। मैंने बस इतना किया कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसे ही क्रेडिट में आती थी सारी अदर इनकम, जिसको मैंने फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाइड कर दिया, ऑपरेटिंग अदर इनकम और नॉन ऑपरेटिंग अदर इनकम। तो इतनी चीज़ बस याद रखना। अब एक चीज़ और सुनो, ये जो ब्लू बार के अंदर है बात, ये सब हमारा GP में यूज होता है। ये जो पर्पल है ना, ये हाँ पर्पल ही है सर, पर्पल बार के अंदर है, इससे निकलता है बाबू ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ये जो ग्रीन बार के अंदर चीजें हैं इससे निकलता है नेट प्रॉफिट। ये PL अपने माइंड में सेट कर रहा और इतना टफ नहीं है, सिंपल। ये देखो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, लिखा नहीं है ना सर, नहीं। तो देखो बाबू ट्रेडिंग PL में डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट को मैंने दो पार्ट में क्लासीफाई किया सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसी अदर इनकम दो पार्ट में क्लासीफाई हुई सर, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये माइंड में फिगर सेट है, राइट। इसी से सारे फॉर्मूले खुद ब खुद बन जाते हैं। चलो एक एक करके बात कर लेते हैं सारे फॉर्मूले की। सबसे पहला हमें निकालना है जीपी। तो जीपी निकालने का तो वो बड़ा सिंपल सा तरीका है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है बाबू, हमारा आ जाता है जीपी। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट प्रॉफिट की एक एक करके। एक चीज समझो जरा, जब भी मुझे प्रॉफिट निकालना है, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, तो मेरी शुरुआत जो होगी फॉर्मूले की वो प्रॉफिट से ही होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यानी अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो मैं प्रॉफिट से शुरू करूंगा। कौन से प्रॉफिट से? ये बाबू ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, डिपेंडिंग क्वेश्चन में क्या दिया है। ऐसे ही अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ पे भी मेरी शुरुआत किससे होगी बाबू, प्रॉफिट से ही होगी। ये प्रॉफिट मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, और नेट प्रॉफिट निकालना है तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी शुरू हो सकता है। लेकिन ये याद रखना बस तुम कि अगर प्रॉफिट निकालना है सर, प्रॉफिट निकालना है तो शुरुआत होती है प्रॉफिट से, ठीक है। और अगर कॉस्ट निकालना है, जैसे यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना, तो ये फॉर्मूला कॉस्ट से शुरू होता है, यानी प्रॉफिट से ये नहीं शुरू होगा, ये शुरू होगा कॉस्ट से। तो कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो पहली चीज तुम्हें याद होगी कि सर प्रॉफिट जब भी निकालना होगा तो शुरुआत किससे करते हैं, प्रॉफिट में चीजों को प्लस माइनस करके करते हैं। और कॉस्ट निकालनी है तो शुरुआत किससे होती, कॉस्ट से, ठीक है। चलो अब आगे फॉर्मूला कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल है। देखो तुम्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, और तुम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट पे। जरा इस फिगर को माइंड में तुमने सेट किया था, इस पे फोकस करते। तुम्हें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और तुम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट पे। तो अगर मुझे ग्रॉस से ऑपरेटिंग पे जाना है, यानी मुझे सिर्फ ये ब्लू बार वाली चीजें चाहिए, और ब्लू बार में दो ही चीजें हैं बाबू, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मुझे जाना है ग्रॉस प्रॉफिट से, तो मैं क्या करूंगा, इसमें बाबू ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दूंगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दूंगा। देखो कितना सिंपल है, राइट। अब अगर मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है तो ध्यान दो, ऑपरेटिंग यानी यहाँ पे भी हम किस किस बॉक्स के अंदर स्टैंड कर रहे हैं, इसी बॉक्स में, और इसमें भी वही दो चीजें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम। पर चूंकि हम कॉस्ट निकालना, तो मेरी शुरुआत किससे होगी, कॉस्ट से ही। अब देखो खर्चे में खर्चा प्लस होता है, यानी कॉस्ट निकालना है तो इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस होगा इस बार, और ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी, माइनस होगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, जब खर्चा दिया था यानी कॉस्ट दिया था तो एक्सपेंस, खर्चे में खर्चा प्लस हो रहा है, इनकम माइनस हो रहा है। ऐसे ही जब प्रॉफिट दिया था तो प्रॉफिट में प्रॉफिट यानी इनकम प्लस हो रही है, एक्सपेंस माइनस हो रहा है, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं बाबू नेट प्रॉफिट पे। अब मैंने क्या बोला, नेट प्रॉफिट निकालना, तो शुरुआत किससे होगी, प्रॉफिट से ही होगी। बात कर लेते हैं, अगर मान लो मेरा नेट प्रॉफिट निकालना और क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया, यानी मुझे पहुंचना है यहाँ और मैं स्टैंड ग्रॉस प्रॉफिट पे कर रहा हूँ, तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है तो अब कितनी चीजें तुमको दिख रही हैं, चार चीजें। तो ये चारों ही चीजें एडजस्ट होंगी। तो करते हैं बाबू, ग्रॉस प्रॉफिट पे हूँ, अब प्रॉफिट है तो इनकम प्लस होगी, यानी इसमें क्या प्लस करेंगे बाबू, इसमें इनकम प्लस करेंगे, यानी ये दोनों चीजें प्लस हो जाएंगी। अब तुम इसको ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलो, या सीधे सीधे क्या बोल दो, अदर इनकम बोल दो, राइट, क्योंकि दोनों को मिला के अदर इनकम ही होती है, ठीक है। और माइनस क्या होगा बाबू, माइनस होंगी ये दोनों चीजें, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें यहाँ पहुंचना है। तो इन दोनों को माइनस करना है, तो चाहे अलग अलग माइनस करो, अगर अलग अलग दिया है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या दोनों को कंबाइन माइनस कर दो, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आई होप ये चीज भी तुमको क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं हमें निकालना है नेट प्रॉफिट और दिया क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट है तो शुरू तो प्रॉफिट से ही होगा, ठीक। पर निकालना है नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग दिया है, इसका मतलब कि हम ऑलरेडी इस मूवमेंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे स्टैंड कर रहे हैं, ऑपरेटिंग तक पहुंच गए हम, और ऑपरेटिंग से हमें पहुंचना है नेट पे। तो ऑपरेटिंग से नेट तक के बीच में कितनी चीजें है बाबू, दो चीजें हैं सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो वही चीज करनी है, सिंपल ही है। देखो नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे पहुंचना ऑपरेटिंग से, तो इसमें हम क्या करेंगे बाबू, इसमें हम अपना प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, राइट।
तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये जो पीएल है, ठीक है, ये जो पीएल है ये तुम्हारे माइंड में सेट हो जा रहा है तो तुम सारा फॉर्मूला खुद बना सकते हो इजीली, राइट। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और जितने भी अकाउंटिंग रेशियो में टर्म्स यूज हो रहे हैं वो सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। स्टिल बाबू, अगर तुम्हें अभी भी कोई भी डाउट है, don't hesitate, feel free to comment in the video. I'll try to reply and respond and solve your query as early as possible. Till then, keep learning, keep enjoying. We'll be meeting in the next video.